आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की रचना चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जिसके रचनाकार विष्णु खरे जी हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। समझने के क्रम में हम लोग मुख्य रूप से 7 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा विष्णु खरे जी का संक्षिप्त परिचय, दूसरा बिंदु पाठ का परिचय, तीसरा पाठ का सारांश और चौथा बिंदु होगा पाठ की पंक्ति है, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। पांचवा बिंदु होगा लेखक ने चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण किसे कहा है और क्यों, तथा छठवां बिंदु होगा चार्ली के विषय में लेखक की धारणा से परिचित होंगे, जो कि कुल 8 बिंदुओं में होगा। और 7वां एवं अंतिम बिंदु होगा आज का विचारणीय, चार्ली के मन पर हास्य और करुणा के संस्कार कैसे पड़े। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग रचनाकार विष्णु खरे जी से परिचित होंगे। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर है। इनका जन्म 1940 ईस्वी में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इन्हें रघुवीर सहाय सम्मान से अलंकृत किया गया। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया। इनको शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से नवाजा गया। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर ये आज भी हिंदी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं। आपकी रचनाओं को देखें हम लोग, इनकी कविता संग्रह एक गैर रोमानी समय में खुद अपनी आंख से सबकी आवाज के पर्दे में पिछला बाकी, आलोचना की पहली किताब, सिने आलोचना, सिनेमा पढ़ने के तरीके, अनुवाद इनका देखें, मरुप्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. एलियट, या चाकू समय, अंतिला योजेस, कालेवाल, फिनलैंड का राष्ट्र काव्य। विष्णु खरे जी ने हिंदी जगत को विचार परक कविताएं दी है, साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए। इनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन पर विश्व साहित्य के गहन अध्ययन का प्रभाव दिखाई देता है। ये विश्व सिनेमा के अच्छे जानकार हैं। 1971 से 73 के अपने विदेश प्रवास के दौरान इन्होंने चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त करके संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी। यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का सफर शुरू हुआ। इनका सिनेमा विषयक लेखन दिनमान, नवभारत टाइम्स, द पॉयनियर, द हिंदुस्तान, हंस, कथा देश आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहा है। ये उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों में सिलसिले में उसका विश्लेषण किया। इनके लेखन से हिंदी जगत के सिनेमा विषयक लेखन की कमी दूर होती है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पाठ से परिचित होने का प्रयास करते हैं। विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल फूल रहा है। 2 महायुद्धों के बाद की दहशत, 9 स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दास्ता का मानसिक अवक्षेपण, विश्व सिनेमा जिस कौशल से ये विषय लगातार बिंबित करता रहा है, उसके विकास में
चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। साधारण की अपार धारण क्षमता और उसके धुआंते नायकत्व को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्में पकड़ते रहे। अपने यहाँ राज कपूर की आवारा, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर आदि फिल्में भी जिस तरह के चैपलिन का ही प्रभाव है। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक भोले सड़क छाप की त्रासद कामत गाथा रचती है, वह भी चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहां सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बनती नहीं। एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या का एक प्रयास है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का तीसरा बिंदु पाठ का सारांश समझने का प्रयास करते हैं। चार्ली की जन्म शती मनाई गई। उसकी फिल्म मेकिंग ए लिविंग को 75 वर्ष हो गए। विकासशील संसार में टेलीविजन और वीडियो के कारण संसार चार्ली की फिल्मों को देख रहा है। उसकी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई ऐसी रीलें भी मिली हैं जो अभी तक दर्शकों को देखने को नहीं मिली है। इस आधार पर लेखक यह मत बनाता है कि आगे आने वाले 50 वर्षों में चार्ली के कार्यों का आकलन होता रहेगा। चार्ली की फिल्मों का आधार भावनाएं हैं, बुद्धि नहीं। इसका परिणाम यह रहा कि पागल से लेकर महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक उसकी फिल्मों में आनंद लेते हैं। चार्ली की अनेक फिल्में दर्शक की भावनाओं को भिन्न प्रकार की अनुभूति कराती है। मेट्रोपोलिस, कैबिनेट ऑफ द डॉक्टर कैलिगारी, द रोमन सील, लास्ट ईयर इन मारियनबॉट, द सैक्रिफाइस आदि ऐसी ही फिल्में हैं। चार्ली ने फिल्म कला को सिद्धांतों के शिकंजे से बाहर निकाला, दर्शकों के मध्य व्याप्त वर्ग एवं वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया। चैपलिन ने यह बता दिया कि त्रुटियां या कमियां सभी के जीवन में हैं। चार्ली की मां परित्यक्ता थी। वह स्टेज शो की सामान्य स्तर की अभिनेत्री थी। वह बाद में पागल हो गई थी। घर में भयंकर निर्धनता थी। धनपतियों, सामंतों तथा उद्योगपतियों से चार्ली को अनादर ही मिला था। इस परिवेश के कारण करोड़पति हो जाने के बाद भी चार्ली ने अपने जीवन मूल्यों में बदलाव नहीं किया। नानी के खानाबदोश और पिता के यहूदी चरित्र ने चार्ली को घुमंतु चरित्र बना दिया। चार्ली ने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि बद्दू, खानाबदोश तथा आवारागर्द की ही प्रस्तुत की है। वह कभी मध्यम वर्गीय, बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सका। फिल्म समीक्षक अथवा फिल्म कला के विद्वान यह अनुभव करते हैं कि
चार्ली का मूल्यांकन करना आसान नहीं है। चार्ली की कला सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, वह सिद्धांत गढ़ती प्रतीत होती है। देश काल की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली सबको अपना लगता है। दर्शक उसके किरदार में कभी खुद को देखता है तो कभी अपने किसी परिचित को। बुद्धि की तुलना में चार्ली ने भावना को चुना। इसके दो कारण थे। एक बार जब वह बीमार हुआ तब उसकी मां ने बाइबल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रसंग पर मां बेटे दोनों रोने लगे थे। इस कथा से चार्ली ने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ा। दूसरी घटना ने भी चार्ली को बहुत प्रभावित किया। चार्ली के घर के पास कसाई खाना था। वहां प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए आते थे। एक बार एक भेड़ किसी प्रकार जान बचाकर भाग निकली। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने वाले कई बार फिसलकर सड़क भेड़ हाथ आ गई। चार्ली ने अनुमान लगा लिया कि अब भेड़ के साथ पर गिरे, जिसे देखकर दर्शकों ने हंसी के ठहाके लगाए। इसके बाद क्या व्यवहार होगा, उसका हृदय करुणा से भर गया। हास्य के बाद करुणा, यही भावी फिल्मों का आधारभूत मनोभाव बना। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र का संबंध भी रस से है, किंतु वहां करुणा हास्य में नहीं बदलती। जीवन में हर्ष विषाद के अवसर पर हास्य व करुणा के भाव आते जाते हैं, किंतु दोनों में निकटता नहीं दिखती। दूसरे भारतीय परंपरा में हास्य दूसरों को देखकर उत्पन्न होता है, अर्थात हास्य का आलंबन कोई और होता है, हमें स्वयं नहीं। संस्कृत नाटकों का विदूषक यदा कदा अपने कारण दूसरों को हंसाता है, किंतु करुणा एवं हास्य का सामंजस्य वहां भी नहीं है। चार्ली का हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और कब करुणा हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, जाना नहीं जा सकता। भारतीयों ने भारतीय साहित्य शास्त्र के विरुद्ध चार्ली के इस प्रयोग को भी स्वीकार कर लिया। इस स्वीकारता ने कला की सार्वजनिकता को ही प्रमाणित किया है। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र के से प्रभावित होकर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई थी, जो वस्तुतः द ट्रैप का शब्दानुवाद है और चार्ली का भारतीयकरण। इस फिल्म से स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा ने जन्म लिया। इसके बाद इस परंपरा में दिलीप कुमार ने बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी तथा देवानंद ने 9-2-11, फंटूस, तीन देवियां आज फिल्में दी। शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी चैपलिन जैसा ही किरदार निभाते दिखाई दिए। आज जब कभी नायक की झाड़ू से पिटाई होती दिखती है तो चार्ली का स्मरण हो आता है। चार्ली की फिल्मों की विशेषताओं को इस प्रकार हम वर्णित कर सकते हैं। प्रथमतः, फिल्मों में भाषा का प्रयोग कम। दूसरा, उसमें मानवीय स्वरूप अधिक है। तीसरा, चार्ली में सार्वभौमिकता है। चौथा, वह सदैव चिर युवा दिखता है। पांचवा, वह किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगता। छठवां, चार्ली सबको अपना स्वरूप लगता है। सातवां एवं अंतिम, उसमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। एक होली के अपवाद को यदि छोड़ दें तो भारत में अपने पर हंसने की, स्वयं हास्यास्पद बनने की परंपरा नहीं है। नागरिक लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा हंसता है। भारत में चार्ली के महत्व का मुख्य कारण यही है। चार्ली बड़े से बड़े व्यक्ति पर हंसने का
अवसर देता है। वह ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाकर कभी भी हास्य का पात्र बन जाता है। उसका रोमांस पंक्चर हो जाता है। वह महानतम क्षणों में अपमानित होना जानता है। सूरवीर क्षणों में क्लैप्य और पलायन की स्थिति आ जाती है। उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी विजयी बन जाते हैं। इन सब कारणों से भारत में भी चार्ली का महत्व है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं एवं पाठ की पंक्ति चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ है सामान्य लोगों के लिए उपयोगी बनाना, सामान्य लोगों की अनुभूति को प्रकट करना, किसी विशेष वर्ग या वर्ण का प्रतिनिधित्व न करना। एक समय था जब कवि और कलाकार राजाओं तथा सामंतों को प्रसन्न करने के लिए कला दिखाते थे। लोकतांत्रिक कला सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए होती है। चार्ली ने ऐसा ही किया। उन्होंने आम लोगों को प्रसन्न करने के लिए फिल्में बनाई। दर्शकों के भी वर्ग और वर्ण होते हैं। जैसे कुछ कवि दरबारियों के लिए लिखते हैं, कुछ सुशिक्षित लोगों के लिए कला प्रदर्शित करते हैं और कुछ कलाकार किसी पार्टी या विचारधारा का समर्थन या विरोध करने के लिए फिल्में बनाते हैं। परंतु कुछ फिल्मकार वर्ग या वर्ण की इस जकड़न से परे आम लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए फिल्में बनाते हैं। चार्ली चैपलिन भी लोकप्रिय हैं। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और लेखक ने चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण किस ऐसे ही फिल्मकार थे, इसलिए उनकी फिल्में अन्य देशों में भी इसे कहा है। और क्यों, इसे समझने का प्रयास करते हैं। लेखक ने राज कपूर द्वारा बनाई गई आवारा नामक फिल्म को चार्ली का भारतीयकरण कहा। राज कपूर ने आवारा तथा श्री 420 में नायकों को अपने पर ही हंसाया। उसके बाद भारतीय फिल्मों में यह परंपरा ही चल निकली। दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन तथा श्रीदेवी ने चार्ली का अनुकरण करके स्वयं पर हंसने की परंपरा को आगे बढ़ाया। गांधी भी कभी कभी चार्ली की तरह अपने पर हंसते थे। लेखक ने लिखा है कि महात्मा गांधी में चार्ली चैपलिन का खासा पुट था। नेहरू और गांधी चार्ली चैपलिन के साथ रहकर प्रसन्न होते थे, कारण वे स्वयं पर हंसने की इस कला पर मुग्ध थे। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए चार्ली के विषय में लेखक की धारणा से परिचित होंगे। लेखक ने चार्ली के विषय में कुल 8 बिंदुओं पर निष्कर्ष निकाला है। इसमें पहला है, चार्ली ने 75 वर्षों से दुनिया को अपनी फिल्मों से मुग्ध किया है। दूसरा, चार्ली ने 5-5 पीढ़ियों को हंसाया है जो उसे बुढ़ापे तक याद रखेंगे। चार्ली पर अभी 50 वर्ष तक काफी कुछ कहा जाएगा। चार्ली ने भारतीय फिल्म जगत पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। चार्ली ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया तथा दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। चार्ली ने करोड़पति होकर भी अपने जीवन मूल्यों में बदलाव नहीं किया। चार्ली ने दुनिया को अपने पर हंसना सिखाया। एवं अंतिम बिंदु है, उसने हास्य और करुण रस में अद्भुत सामंजस्य बिठाया। आज के विचारणे बिंदु का
अंतिम बिंदु, चार्ली के मन पर हास्य और करुणा के संस्कार कैसे पड़े, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। छुटपन में एक समय चार्ली बीमार पड़ा। तब उसकी मां ने उसे बाइबल पढ़कर सुनाई। जब ईसा के सूली पर चढ़ने का दृश्य आया तो चार्ली और उसकी मां द्रवित होकर रोने लगे। इससे चार्ली ने करुणा को जाना। चार्ली के घर के पास ही एक कसाई खाना था। वहां रोज भेड़ लाई जाती थी। एक दिन एक भेड़ किसी तरह वहां से भाग निकली। उसे पकड़ने वाला आदमी उसके पीछे दौड़ते हुए कई बार फिसला और गिरा। तब सब लोग सड़क पर ठहाके लगाने लगे। चार्ली को भी उस पर हंसी आई, परंतु जब भेड़ पकड़ी गई तो चार्ली का मन रो पड़ा। उसे लगा कि वह बेचारी अब मारी जाएगी। इस करुण अनुभव ने ही उसके हृदय को संस्कारित किया। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की रचना चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जिसके रचनाकार विष्णु खरे जी हैं, उसको समझने का प्रयास किया। मैं आप लोगों का ध्यान स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर रचनाकार का संक्षिप्त परिचय, पाठ का शब्दार्थ, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर एवं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आ रहा होगा, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही।